बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर नंबर 3 होगा। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ फर्म ऑफ बिल्डर्स कैरिंग आउट लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स केप्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट लेजर सेपरेट अकाउंट फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। एक बिल्डर्स की फर्म है जो कि लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाते हैं और हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो अलग से लेजर अकाउंट, सेपरेट लेजर अकाउंट बनाते हैं। On 30th June 2010, the following was shown as being the expenditure in connection with contract number 555। स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं 30 जून 2010 को वो ये कह रहे हैं जो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 के लिए है। अब स्टूडेंट्स हम साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और साथ साथ पॉइंट जो ये बनोगे उनको भी हम रीड आउट करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये हमने लिख लिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब स्टूडेंट्स हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। यहां लिख लेंगे डिटेल्स, देन आफ्टर रुपीस का कॉलम, उसके बाद वंस अगेन डिटेल्स और रुपीस का कॉलम हम बना लेते हैं। ये हमारी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब स्टूडेंट्स ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 है और 30 जून 2010 को यानी ये कॉन्ट्रैक्ट एंड ओवर है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। वो ये कह रहे हैं मटेरियल परचेज। स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले भी 2 लेक्चर में बता चुका हूं कि डेबिट साइड पे हमारे पास जो एक्सपेंस आएंगे या जो ओपनिंग एसेट्स होंगे वो हम लिखेंगे और क्लोजिंग साइड पे जो क्लोजिंग चीजें बच जाएंगी जैसे मटेरियल इन हैंड एक्सेट्रा या वर्क सर्टिफाइड जितना काम कंप्लीट हो गया है या इनकम साइड वाली। अब ये समझ लें। अब नंबर 1 में कह रहे हैं कि मटेरियल परचेज, तो ये एक्सपेंस हो जाएगा, डेबिट पे लिख लेंगे मटेरियल परचेज, साथ ही हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं मटेरियल फ्रॉम स्टोर, तो ये भी हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, मटेरियल फ्रॉम स्टोर 9785। देन आफ्टर स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं प्लांट विच हैड बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टूडेंट्स ये प्लांट की जो वैल्यू है ये इसमें नहीं आएगी बिकॉज हम बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 और ये लिखा हुआ है प्लांट विच हैड बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो प्लांट की वैल्यू है ये किसी और कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो चुकी है, इसमें ये इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्लांट की वैल्यू नहीं है। देन आफ्टर वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स एडिशनल प्लांट परचेज्ड। स्टूडेंट्स ये वैल्यू भी नहीं आएगी क्योंकि ऊपर वो थर्ड पॉइंट जो कह रहे हैं कि प्लांट विच हैड बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लांट की वैल्यू किसी और कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल हो चुकी है, तो इट्स मीन जो एडिशनल प्लांट परचेज की होगी वो भी उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए परचेज की होगी। तो ये दोनों पॉइंट्स इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स चलते हैं वेजेस, जो कि वो भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 73634। देन आफ्टर स्टूडेंट्स डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है 2026। देन आफ्टर स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं प्रोपोर्शन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, तो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। इसकी वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी तक क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। सिर्फ 2 पॉइंट हमने स्किप कर दिए प्लांट के, जो कि वो कह रहे हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स में इस्तेमाल प्लांट हो चुका है, इट्स मीन वो प्लांट किसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए था जबकि हम कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 को बना रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स पढ़ते हैं द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज कमेंस्ड ऑन द 1st Feb 2010 वाज फॉर ₹3 लाख। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट कमेंस आगाज हुआ था इसका 1 फरवरी 2010 को और एंड ऊपर कब हुआ था, 30 जून को। इट्स मीन कि ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है और स्टार्ट हुआ था 2010 1 फरवरी को और 3 लाख। स्टूडेंट ये कौन सी प्राइस है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये 3 लाख की वैल्यू कहीं भी नहीं आएगी, ये ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है। देन आफ्टर स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं एंड द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 20% रिटेंशन मनी was ₹1,20,800, the work being certified to the 30th June 2010। स्टूडेंट ये पॉइंट जरा गौर से समझिएगा। वो ये कह रहे हैं अमाउंट सर्टिफाइड, ये जो है ये वर्क सर्टिफाइड नहीं है। वो ये कह रहे हैं अमाउंट सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्चर के मुताबिक उसको जो अमाउंट मिलेगी कितनी वाला, 1,20,800
वो मिलेगी 30 जून जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा, यानी 30 जून को उसको 1,20,800 कैश, जिसको हम कैश रिसीव बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर को तब मिलेगा जब 20% रिटेंशन मनी यानी 20% पैसा रह जाने के बाद, यानी 100 में से जब हम 20% साइड पे कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टर को बोला होगा जब कम से कम आप 80% काम कर चुके होंगे तब आपको 30 जून को 1,20,800 का कैश मिलेगा, ये आपको देंगे। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, या आपने एक और आसान ट्रिक से समझ लेना है, जब भी ये रिटेंशन मनी वगैरह की परसेंटेज दी होगी उसके साथ जो अमाउंट होती है वो हमेशा कैश रिसीव की अमाउंट होती है। अब स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं 20% रिटेंशन मनी यानी 80% काम हो जाना चाहिए, तब कितना कैश देंगे 1,20,800। तो स्टूडेंट्स हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यस वर्क सर्टिफाइड की। तो हम यहाँ क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे और लिख लेंगे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, और हम क्या लिख लेंगे वर्क सर्टिफाइड। याद रखिए स्टूडेंट्स जब वर्क सर्टिफाइड की अपनी अमाउंट गिवन होती है तो फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करते, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 में किया था, जब वैल्यू गिवन हो तो नहीं करते। अगर वैल्यू गिवन ना हो तो कैश रिसीव का फार्मूला अप्लाई किया जाता है। कैश रिसीव हमारे पास कितना है 1,20,800 मल्टीप्लाई, स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं 20% रिटेंशन मनी, यानी कितना काम जब हो जाएगा 80%, रिटेंशन की जो परसेंटेज होती है वो 100 में लेस की जाती है। तो हम यहाँ पे मैंने कहा था क्रॉस करने के लिए परसेंटेज उल्टी अप्लाई करते हैं, यानी कि 100/80। तो हम 1,20,800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100/80, तो हमारे पास 1,51,000 की वैल्यू आ जाएगी वर्क सर्टिफाइड की। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, द मटेरियल ऑन द साइट एट दैट डेट वर वैल्यूड, 30 जून को स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं द मटेरियल ऑन द साइट एट दैट डेट, इस डेट को यानी 30 जून को, तो ये कौन सा मटेरियल हो जाएगा क्लोजिंग मटेरियल। यहाँ पे लिख लेंगे मटेरियल इन हैंड, बिकॉज वो कह रहे हैं ऑन दैट डेट यानी 30 जून को, तो इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 9858 यानी मटेरियल इन हैंड है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ है, A contract plan ledger was also kept। स्टूडेंट्स ये पॉइंट जरा गौर समझिएगा, ऊपर जो वैल्यूज गिवन थी उसमें हमने दो वैल्यू स्किप कर दी थी, जो दो नाम थे प्लांट विच हैड बीन यूज्ड ऑन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स और एडिशनल प्लांट, क्योंकि वो कह रहे थे वो प्लांट हमने किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल कर लिए थे। लेकिन स्टूडेंट्स ये हो ही नहीं सकता कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें प्लांट की वैल्यू ना हो, मे बी इस कॉन्ट्रैक्ट में भी प्लांट लेजर हो लेकिन उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट हो गई हो, यानी इस्तेमाल के साथ साथ उसकी वैल्यू खत्म हो गई हो। अब देखिए जरा स्टूडेंट्स इसमें ये कह रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में अ कॉन्ट्रैक्ट प्लांट लेजर वाज आल्सो केप्ट, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट का प्लांट लेजर भी था in which depreciation was dealt या dealt with monthly, जिसपे हम हर महीने क्या निकालते थे डिप्रिसिएशन, वैल्यू कम हो जाना। the amount debited in respect on plant, यानी अमाउंट क्या होनी चाहिए डेबिटेड इन रिस्पेक्ट ऑन प्लांट, यानी प्लांट पे किस चीज की डिप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होनी चाहिए डेबिट। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 555 इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑन 30 जून वाज 1130, यानी इस पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट का प्लान लेजर भी था जिसपे हम हर महीने डिप्रिसिएशन निकालते थे और इसी सिलसिले में अमाउंट डेबिट होनी चाहिए ऑन प्लांट पे, अमाउंट कितनी है 1130। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप डेबिट पे आ जाएंगे और लिख लेंगे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट 1130। स्टूडेंट्स याद रखिएगा आप लोगों को मैं फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ, जब भी प्लांट वगैरह पे जब परसेंटेज में डिप्रिसिएशन दी होगी तो आप लोगों ने समझ जाना है कि हमने प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन जब अमाउंट में लेक्चर 2 की तरह जब अमाउंट में डिप्रिसिएशन की वैल्यू दी हो तो वो ऑलरेडी आपके लिए एक्सपेंस बन जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पैराग्राफ से दिया हुआ था, बाकी इसका मतलब यही था कि हमारे पास इस कॉन्ट्रैक्ट का भी प्लान लेजर था जिसपे हम हर महीने डिप्रिसिएशन निकालते थे और इसी सिलसिले में अमाउंट क्या होनी चाहिए डेबिट होनी चाहिए प्लांट में कितनी 1130, यानी ये डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट है। और रिक्वायर्ड में क्या कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। स्टूडेंट्स हमारे पास ये सारी वैल्यूज जो कि हमने पुट कर दी हैं, अब क्या करते हैं कि आंसर निकाल लेते हैं, इधर ये दो लाइन लगा लेंगे और इधर भी, तो क्रेडिट साइड इनको हम प्लस कर लेते हैं, इनको ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ गई 160858, ये इधर भी लिख लेंगे और इधर भी, क्योंकि जो क्रेडिट साइड है वो आपकी ये बड़ी है तो ये इनकम साइड समझ लें, इनको दोनों को प्लस किया, इधर भी लिख लेंगे और इधर भी। अब इसमें से क्या करेंगे ये सारे माइनस कर देंगे 9785 73634 2026
87201130। स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच गई 7500 और इसको हम क्या नाम देंगे, प्रॉफिट C बाई डी, कैरी डाउन। अब ये प्रॉफिट इधर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट B बाई डी, यानी के ब्रॉट डाउन 7500। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यही 7500 इधर भी लिख लेंगे और यही 7500 हम इधर भी लिख लेंगे। हाँ बेशक आप नीचे दो लाइनें भी लगा सकते हैं, बिकॉज इसके बाद और कुछ भी इसमें नहीं करना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दो वैल्यूज लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे हम लिखते थे वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, जिसमें हम लिखते थे रिजर्व फॉर कॉन्टेंजेंसी। और यहाँ पे स्टूडेंट हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे, जो प्रॉफिट आ चुका है और मल्टीप्लाई क्या करते थे 2/3। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दो फॉर्मूले अप्लाई करते थे, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज अप्लाई करें, अगर परसेंटेज ना हो तो 2/3 के बाद मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड के अमाउंट डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड के अमाउंट। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ परसेंटेज गिवन है, वो कह रहे हैं 20% रिटेंशन मनी, यानी कितना काम हो चुका है 80। तो वहां हमने क्रॉस करने के लिए 100/80 किया, जबकि यहाँ नॉर्मल तरीके से 80/100 करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आ गया वो 4000। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिजर्व के लिए अमाउंट जो आ गई स्टूडेंट्स वो 3500। लेकिन जो हमारा प्रॉपर आंसर है वो प्रॉफिट एंड लॉस 4000। स्टूडेंट यही हमारा आंसर है, जो कि बुक में भी यही है। और स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का था कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।